Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the third part of the chapter first of economics, that is the story of village Palampur. So, students, let's recap the last part of the video, that is second part. We read about the organization of production, that there are four requirements for production of goods and services such as land, labor, capital and enterprise, and these are known as factors of production. So students, afterwards we read about the next topic, that was farming in Palampur, where we discussed about first point, that is land is fixed, in which we saw that farming is the main production activity and mainly 75% of the people who were working and they were dependent on farming for their livelihood. It means कि हमने second point में देखा कि जो most of the people थे पालमपुर के, वो लोग farming के ऊपर based थे, farming के ऊपर dependent थे अपने जीवन को चलाने के लिए. So students, today we will move further with the next point, that is point number 2. Is there a way one can grow more from the same land? So आज हम second point से start करेंगे, and yesterday we have done till here, and today we will begin from the point number 2, means from the page number 3. So let's begin the chapter with its continuation. So our second point is there a way one can grow more from the same land? So students, क्या एक ही तरीका है कि आप ग्रो कर सकते हो एक ही क्रॉप ऑन द सेम लैंड? क्या एक ही तरीका है कि एक सेम लैंड पे हम जो है कई तरह की क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं, या एक ही तरह की क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं? सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो स्टाइल ऑफ फार्मिंग था वो क्या था, कि वो एक समय में कितनी क्रॉप्स ग्रो करते थे, क्या मल्टीपल क्रॉपिंग होती थी, क्या होता था, ये हम सारी चीजें जो है इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. सो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? तो क्या एक कोई ऐसा तरीका था कि एक सेम लैंड पे कई तरह की जो क्रॉप्स थी वो ग्रो की जा सकती हैं? क्या ऐसा कोई तरीका था? सो लेट्स बिगिन टू रीड. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. तो अगर हम क्रॉप्स ग्रोन देखें, किस किस तरीके के क्रॉप्स जो थे वो ग्रो किए जाते रहे, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल थी, तो पालमपुर जो था एक एक ऐसा विलेज था, जैसे सपोज करिए कि एक वेस्टर्न पार्ट का एक विलेज हो, जैसे उत्तर प्रदेश का एक वेस्टर्न पार्ट का ये विलेज के जैसा था. मीन्स की जो फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल थी और जो क्रॉप्स वहां पे ग्रो की जाती थी, तो पालमपुर जो था एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, वेस्टर्न पार्ट ऐसा लगता था कि एक यूपी स्टेट के ये वेस्टर्न पार्ट का एक गांव हो, ऐसा सपोज होता था. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन द पालमपुर, मतलब जो पूरा लैंड था वो कल्टिवेबल था. ठीक है, पूरा जो लैंड था वो कैसा था, कल्टिवेबल था. एंड नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, और कोई भी जगह थी जो खाली नहीं रह गई थी, मतलब हर जगह कोई ना कोई खेती होती थी. एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. सो रेनी सीजन के ड्यूरेशन में जो खरीफ फार्मर्स थे वो ज्वार और बाजरा की खेती करते थे. एंड दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इन प्लांट्स का यूज वो कैटल को खिलाने के लिए करते थे. इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और इसके बाद वो क्या करते थे, आलू की खेती करते थे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में. ओके, किसकी खेती करते थे, आलू की खेती करते थे, पोटैटो की खेती करते थे. ओके, एंड इन द विंटर सीजन दैट इज रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, और इसके बाद वो विंटर सीजन में मींस विंटर सीजन में वो रबी फील्ड्स में व्हीट मींस गेहूं का उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, गेहूं को बोते थे. And from the wheat produce, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market of रायगंज. और क्या करते थे, देखो राबी सीजन में वो लोग गेहूं की खेती करते थे, और जो व्हीट वो प्रोड्यूस करते थे, जो गेहूं वो प्रोड्यूस करते थे, फार्मर्स क्या करते थे, वो कुछ गेहूं अपनी फैमिली के यूज के लिए रख लेते. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब क्या है, यूज करना.
तो कुछ जो गेहूं था वो अपनी फैमिली के लिए रख देते थे, और जो बचता था, जो सरप्लस होता था, सरप्लस का मतलब होता है जितनी जरूरत है अगर उससे ज्यादा होना, तो उस क्वांटिटी को हम सरप्लस क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जैसे आपको जरूरत है 1 बाल्टी की, लेकिन आपके पास है 2 बाल्टियां, तो इट मीन्स कि 1 बाल्टी क्या हो गई, सरप्लस हो गई। तो सरप्लस मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा। तो जो भी सरप्लस व्हीट होती थी, जो भी सरप्लस गेहूं होती थी, उसे रायगंज की मार्केट में सेल कर देते थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया है कि सबसे पहले मतलब जो वहां पे खेती की जाती थी, तो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप्स की खेती करते थे, जैसे ज्वार बाजरा। उसके बाद वो कैटल्स को खिलाने के लिए भी इनका यूज करते थे। आलू की खेती की जाती थी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। विंटर सीजन रबी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, वीट, और जो भी वीट वो प्रोड्यूस करते थे उसको अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए रखते थे, और बाकी बचा हुआ मार्केट में बेच देते थे। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी year, and sugarcane in its raw form as a jaggery is sold to the traders in Shahpur. So students, यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो लैंड एरिया था, कुछ जो पार्ट था लैंड का, वो शुगर कैन की खेती के लिए भी डिवोटेड था, और कहीं ना कहीं हर साल वहाँ पे शुगर कैन हार्वेस्टिंग भी की जाती थी, और शुगर कैन के थ्रू ही जैगरी वगैरह, जो गुड़ वगैरह बनाया जाता था, जो गुड़ वो शाहपुर के मार्केट में बेच दिया करते थे। तो इस अकॉर्डिंग वहां पर खेती भी की जाती थी अच्छी तरह से। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो जो मेन रीजन है कि फार्मर्स जो था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो थे एक ईयर में कैसे ग्रो कर पाते थे, मींस कि फार्मर्स जो थे 3 तरह की क्रॉप्स जो है एक ही साल में कैसे ग्रो करते थे, क्योंकि वहां पे इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी थी। जो इरिगेशन सिस्टम था पालमपुर का वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड था, मतलब सिंचाई की अच्छी सुविधा थी। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, और इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पे बहुत जल्दी ही आ चुकी थी, बहुत पहले ही आ चुकी थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Okay, Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigated small fields. So students, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो वहां पर पालमपुर में बहुत पहले आ गई थी, और इसका मेजर इम्पैक्ट क्या था कि इसने जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन था उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जो पर्सियन, और तब तक जो उससे पहले जो था पर्सियन व्हील्स का यूज किया जाता था फार्मर्स के द्वारा। मतलब फार्मर्स जो था वो पानी को वेल्स और या इरिगेट करने के लिए स्मॉल फील्ड्स में पर्सियन व्हील्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, पानी को वेल्स से बाहर निकालने या स्मॉल फील्ड्स में इरिगेट के लिए। People saw that the electric run tubewells could irrigate much larger area of land more effectively. लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैं वो काफी लार्ज एरिया को, लैंड के काफी लार्ज एरिया को बहुत अच्छी तरीके से इरिगेट कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स द फर्स्ट द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ट्यूबवेल्स जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे इंस्टॉल की गई। Soon, however, farmers started setting up private ट्यूबवेल्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, हालांकि फार्मर्स जो था उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल सेट करना वहां पे स्टार्ट किया, सेटिंग अप की उन्होंने। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टीवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1970s के मिड तक जो एंटायर कल्टीवेटेड एरिया था वो कितना हो गया, 200 हेक्टेयर इरिगेट किया जा चुका था। Not all the villages in India have such high level of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. मतलब न केवल इंडिया के जो विलेजेस हैं वो न केवल वहाँ पे हाई लेवल ऑफ इरिगेशन है, बल्कि रेवराइन प्लेन्स हो गया, कोस्टल रीजन्स हो गया, ये भी वेल इरिगेटेड है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। इसके अपोजिट जैसे प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे लो लेवल ऑफ इरिगेशन है, डेक्कन प्लेट्यू में जैसे। Of the total cultivated area in the country, less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. अगर हम टोटल कल्टिवेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में लेस देन 40% इरिगेटेड हुआ है अभी तक, है ना। और जो रिमेनिंग एरिया है वो अभी भी इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। सो स्टूडेंट्स, now, to grow more than one crop on a piece of land during the year is called
मल्टीपल क्रॉपिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू रीड कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक से ज्यादा क्रॉप की खेती करना एक सेम पीस ऑफ लैंड पे एक साल के दौरान, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक से ज्यादा क्रॉप की खेती करना, एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना एक पीस ऑफ लैंड पे एक साल की ड्यूरेशन में, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, और ये सबसे कॉमन वे है एक किसी भी गिवन पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स, जो भी फार्मर्स हैं पालमपुर के वो एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा क्रॉप्स एटलीस्ट ग्रो करते हैं। Many are growing potato as a third crop in the past 15 to 20 years, और कई सारे जो फार्मर्स हैं वो पोटैटो को एक थर्ड क्रॉप के रूप में ग्रो कर रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों के दौरान। So students, it is a picture 1.3 different crops. It is the potato, sugarcane, bajra and wheat. So this picture we can see like that. So students, अगर हम आगे देखें, so cultivated area दिया गया स्टेबल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमको एक डेटा दिया कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। तो 1950 से 51 की अगर हम 51 की बात करें तो कितना था 129, लेकिन अगर हम 2014 और 15 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो कितना हो गया 155, मतलब क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है ना। ये हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग सही से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे अगर देखते हैं तो ये भी कल्टीवेबल एरिया है। तो 1951 से 50 कितना था 129 था, जो बढ़कर कितना हो गया 155। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ हम इसे देख सकते हो कि स्टूडेंट्स। So students, now we will move further. So you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. तो आप लोगों ने अभी ही देखा जस्ट कि किसी भी सेम पीस ऑफ लैंड पे अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वो एक तरीका था मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो एक और तरीका है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, दैट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हाई यील्ड्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season, मतलब एक सिंगल yield क्या है, yield को मेजर किया जाता है, ठीक है, अब किस अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है कि एक सिंगल सीजन के ड्यूरेशन में कि किसी भी गिवन पीस ऑफ लैंड पे जो भी क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है उसे इस अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है कि सिंगल सीजन के ड्यूरेशन में जो भी गिवन पीस ऑफ लैंड पे जो भी क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है। So till the mid 1960, the seeds used in cultivation were traditionals, ones with relatively low yields. It means कि अगर हम mid 1960 तक की बात करें तो जो seeds यूज की जाती थी कल्टीवेशन में वो ट्रेडिशनल होती थी, और कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम होती थी इस वजह से। और ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, क्योंकि उसमें जो इरिगेशन की बहुत कम जरूरत होती थी। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स, और जो फार्मर्स है वो काउ डंग हो गया या अदर नेचुरल मैन्योर हो गया जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे। ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, और ये सारी चीजें उनके पास से ही अवेलेबल हो जाया करती थी फार्मर्स के पास ही, और उन्हें इन चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। So students, now it's very important topic is to going to start, that is very main point. So you have to listen this point very carefully. So the Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding variety seeds. Okay, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लेट 1960 में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उसने इंडियन फार्मर्स को व्हीट और राइस की कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 1960 के लेट में, ठीक है, और उसने इंडियन फार्मर्स को व्हीट और राइस के कल्टीवेशन से अवगत कराया, मतलब व्हीट और राइस का कल्टीवेशन, इससे इंडियन फार्मर्स को व्हीट और राइस के कल्टीवेशन की जानकारी मिली जिसमें वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960s लेट में आया और इसने इंडियन फार्मर्स को व्हीट और राइस के कल्टीवेशन के लिए ज्ञान प्रदान किया ताकि हाई यील्डिंग वैरायटीज का यूज करके वो
अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। सो कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड द HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. तो ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में जो HYV सीड्स से उन्होंने काफी ग्रेटर अमाउंट जो था वो प्रोडक्ट करके दिया एक सिंगल प्लांट पे। काफी सारा अमाउंट जो था एक बार में उन्हें मिल गया। मतलब जो ट्रेडिशनल सीड्स नहीं कर सकते थे वो HYV सीड्स ने किया। मतलब ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में जो HYV सीड्स आए उसने फार्मर्स को प्रॉमिस किया कि वो फार्मर्स को ज्यादा फायदा देने लगे। मतलब फार्मर्स को एक सिंगल प्लांट पे बहुत ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन जो है उसने प्रोड्यूस करके दिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सेम पीस ऑफ लैंड पे अब वो लोग ज्यादा अमाउंट, ज्यादा लार्जर क्वांटिटी को फूड ग्रेन को प्रोड्यूस कर सकते थे जितना वो पहले नहीं कर पाते थे। पहले के कंपैरिजन में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। So HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers, pesticides to produce best result. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि HYV जो सीड्स थे हालांकि उसमें पानी की जरूरत ज्यादा लगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा, पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके। ओके, सो स्टूडेंट इट इज द डायग्राम। ये एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ये जिसमें सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है। इट इज द डायग्राम। ये एक डायग्राम है जिसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया गया है जिसमें डीजल, फार्म मशीनरी, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट्स, कैनाल्स, इरिगेशन, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया जा रहा है। सो इट इज द न्यू वे कि ट्रेडिशनल से काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा हमें प्रोडक्शन करके देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस फर्दर। सो फार्मर्स ऑफ पंजाब, Haryana and Western Uttar Pradesh. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बहुत ध्यान से सुननी है सारी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि एग्जाम में आपको मिड ऑफ द चैप्टर्स भी आता है, इसलिए आपको मिड ऑफ द चैप्टर सबसे ज्यादा स्पेशली ध्यान रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। सो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स जो थे ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इंडिया में इस्तेमाल किया, ट्राई किया। The farmers in these regions set up tubewells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. तो इन रीजन्स के जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्यूबवेल सेटअप की इरिगेशन के लिए और उन्होंने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया अपनी फार्मिंग में। Some of them bought farm machinery like tractors, threshers, which made plucking, harvesting faster. और कुछ जो फार्मर्स उन्होंने मशीनरी खरीदी, ट्रैक्टर्स खरीदे, थ्रेशर्स खरीदे जिससे उनकी प्लगिंग और हार्वेस्टिंग का काम बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट्स, और उनको रिवॉर्ड भी दिया गया हाई यील्ड ऑफ वीट्स का। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. तो पालमपुर में क्या हुआ, जो यील्ड था वीट का जो ट्रेडिशनल वैरायटी से ग्रो किया जाता था वो 1300 किलो था, 1300 केजी पर हेक्टेयर ग्रो किया जाता था। लेकिन जैसे HYV सीड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ तो जो आपका प्रोडक्शन है वो 1300 से कितना हो गया, 1300 से बढ़कर कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर। तो प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। सो हमने देखा कि 1300 से कितना हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। तो प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में HYV सीड से हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट, और इससे फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ और अब उनके पास बहुत सारा सरप्लस था कि वो मार्केट में इजीली वीट को बेच सके। ओके स्टूडेंट्स, so students in table 1.2 we can see the production of pulses and wheat in million tons. So हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस और यहाँ पर आपको दिया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो 1965 और 69 की अगर हम कंपैरिजन 1965 और 66 में अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस था 10 और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट भी था 10, जो अगर हम 2017 और 18 के कंपैरिजन में देखें तो 24 हो गया नीचे और यहाँ पे 97 हो गया। तो इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, ये आपको टेबल दी गई है। इट इज द सोर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ऑन फरवरी 2018 की ये रिपोर्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा जो है पूरा शो किया गया है। ओके स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ओके स्टूडेंट्स,
So students, now the next point is point number 3, that is will the land sustain? तो क्या इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इतने सारे केमिकल्स का यूज करने के बाद क्या लैंड जो है वो सस्टेन रह पाएगा? तो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. सो एक नेचुरल रिसोर्स है तो इसीलिए हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका केयरफुली यूज किया जाए. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस. और जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है वो इंडिकेट करती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसने नेचुरल रिसोर्सेज के बेस को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया है. In many years, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. तो कई सारे एरियाज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी से जुड़ चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है. Also, continuous use for groundwater for tubewells irrigation has led to the depletion of water table. और इसी के साथ साथ कंटिन्यूस जो ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है ट्यूबवेल्स के लिए, जो इरिगेशन ट्यूबवेल्स के लिए, वो कहीं ना कहीं वाटर टेबल को खत्म करता जा रहा है. और एनवायरमेंटल रिसोर्सेस लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम. और एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेस है जैसे सॉइल फर्टिलिटी और जो ग्राउंड वाटर है इनको बनने में कई सारे साल लग जाते हैं, लेकिन अगर एक बार इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उनको रिस्टोर करना बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सो इसीलिए हमें अपने एनवायरमेंट की केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है ताकि हम अपने फ्यूचर डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें, ताकि हम अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर के फ्यूचर डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सके, इंश्योर कर सके. इसलिए हमें एनवायरमेंट का ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट्स.